नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित, उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.3 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप नोट कर सकें। तो अपन क्लास में आगे बढ़ने से पहले ये याद कर लेते हैं कि पिछली क्लास या कहें पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस के पेयर को अपन ग्राफिकली कैसे शो करते हैं और ग्राफिकली शो करने के बाद उनके सॉल्यूशन की क्या क्या कंडीशन होती हैं, जिसमें अपन ने ये जाना कि 3 कंडीशन होती हैं। इंटरसेक्ट करें तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर पैरेलल जाएं तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर कोइंसाइड हो या कहें एक के ऊपर एक हो तो उनके अनंता अनेकल हो जाते हैं। और इसके अलावा ग्राफिकली के अलावा अलजेब्रिकली उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं वो भी अपन ने जाना था, जिसमें अपन ने a1/a2 का रेशियो, b1/b2 के रेशियो से रिलेटेड 3 शर्तें जानी थी। अपन ने इतना सब कुछ पिछले वीडियो तक कवर कर लिया था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वीडियो देखिए, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और आप उस वीडियो को पहले देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे यहां होने वाले सवाल आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल क्या है? पहले सवाल में हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। उन स्टेटमेंट्स को हमें अलजेब्रिकली बनाना है, मतलब उनकी इक्वेशंस बनानी है, उनके पेयर बनाने हैं और फिर उसके बाद उनको ग्राफिकली शो करना है और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी हमें निकाल के देना है। सॉल्यूशन हम कब निकाल सकते हैं? जब उनकी लाइन इंटरसेक्ट करें। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट, जिनमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में हिस्सा लिया है, या कहें कि मैथमेटिक्स पहेली वाली प्रतियोगिता जो होती है ना, उसमें हिस्सा लिया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अगर मान लीजिए लड़के 1 हैं तो लड़कियां 4 हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज, माने हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज निकालने हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया है। आपने सवाल अच्छे से सुन लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। तो अपन सबसे पहले हमें जो निकालना है अपन उसे मान लेते हैं, यानी कि अपन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों निकाल लेते हैं। मैंने सपोज यहां पे कर लेता हूं मैं नंबर ऑफ बॉयज, ये हो गया x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो गया y। पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही है? पहली कंडीशन ये है कि दोनों का टोटल कितना है? 10 है ना, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन अपन ने बना ली, इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर अपन लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को रखें तो हमें लड़कों की संख्या में 4 प्लस करना पड़ेगा जब हम लड़कियों की संख्या के बराबर आ पाएंगे, है ना। यानी कि ये 4 कम है, ये पहले से 4 ज्यादा है, तो इसमें हम 4 प्लस करके दोनों को बराबर लिख देंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन कैसे बनी ये समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इनकी एक वैल्यूज निकालेंगे, फिर ग्राफिकली इन्हें शो करके सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अपन 2 डिब्बे बनाएंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन का बनाएंगे, है ना, फिर दूसरी इक्वेशन का बनाएंगे। यहां x y, यहां भी x y। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप एक रिलेवेंट वैल्यू अपने दिमाग में सोच सकते हैं
जिसका एक अपन जैसा अगर मान लिया अगर आप 0 रखें, है ना, अगर आप x या y की वैल्यू 0 रखेंगे तो अगले की वैल्यू 10 ही बचेगी। अब 10 एक ग्राफ पे थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है ना। ये अगर अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो तब अपन ऐसा कर सकते हैं। अब अपन क्या करें, अपन मान लीजिए कि अपन ने x की वैल्यू 4 सोच ली, है ना, आप 4 रखेंगे x की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं तो यहां 4 प्लस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, जिसको आप यहां ले जाएंगे तो ये 10 में से माइनस हो जाएगा, यहां प्लस में है, आप इसकी साइड चेंज करेंगे, बॉर्डर पार ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 6, है ना। कितनी आ जाएगी, 6। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं x की वैल्यू को कितना मान लूं, 6 मान लूं, है ना, और y को यहीं छोड़ दूं, बराबर में 10 आ जाए, तो जिस तरह से 4 उधर गया था उसी तरह से 6 भी जा सकता है ना, यानी माइनस में 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। यानी क्या, यदि आप यहां पे 6 रखते हैं तो यहां पे हो जाएगा 4। ये हमने एक अपने इमेजिनेशन से कोऑर्डिनेट्स x और y के निकाल लिए, किसके, वो भी पहली इक्वेशन के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, y प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये बहुत ही सिंपल है ना। यहां आपको बस x की एक वैल्यू रखनी और यहां आपको सजा सजाया मिला है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, तो इसका मतलब आप x यहां 0 0 4 में प्लस होगा तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 4 बचेगा। अब इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, यानी इसकी जगह 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि 5। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, या कहें x और y की दो अलग अलग इक्वेशन से हमारे पास 2 बार अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हें ग्राफिकली शो करके इनकी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब अपन इन इक्वेशन के जो अपन ने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उनको ग्राफिकली शो करके उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, जैसा कि अपन देख सकते हैं कि अपन ने जो वैल्यूज या कोऑर्डिनेट्स निकाले उनमें कोई सा माइनस वाला नंबर नहीं है, इसलिए मैंने केवल प्लस और प्लस वाले एक्सेस ही बना रखे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे बढ़ा के माइनस वाला, इसे नीचे की तरफ करके माइनस वाला एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पूरा पूरा बना सकते हैं, पर मैंने इतना ही बनाया है ना। आप अगर पूरा भी बनाएंगे तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं, पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, यानी x में अपन को, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। ये अपन क्या, बॉयज की संख्या के लिए है और ये गर्ल्स की संख्या के लिए। तो x एक्सिस में अपन को 4 तक जाना है, ये 4 है, और y एक्सिस में कितना है, 6, ये 6 है। तो आप देख सकते हैं कहां मिलेंगे, लगभग ये यहां मिलेंगे। तो यहां अपन 4 और 6 एक पॉइंट बना देते हैं, बाकी लाइन अपन रफ कर देते हैं, ठीक है। ये 4 6 का पॉइंट यहां पे मिल गया। अब अपन अगला देखें, 6 और 4, यानी कि हमें इस पे जाना है 6 तक और इधर जाना है 4 तक। तो ये लगभग शायद यहां पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट यहां पे स्थित हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये लाइन हमने इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0, यानी कि x एक्सिस पे हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। y की वैल्यू है 4, तो हम y पे 4 तक जाएंगे, यानी 0 4 यहां तक, ये इधर पे आ जाएगा। अब दूसरा देखेंगे 1 और 5, यानी कि x एक्सिस पे x एक्सिस पे हमें जाना है 1 तक और y एक्सिस पे जाना है 5 तक। तो ये लगभग यहां आ जाएगा। तो ये 1 और 5 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अपन इसको यहां बना देते हैं 1 और 5। तो ये पॉइंट 1 5 का ये, और अपन इनको खींचती हुई एक लाइन बनाएंगे, इनको इंटरसेक्ट करती हुई, जो इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं इन चारों कोऑर्डिनेट्स की जो दो लाइनें बनी हैं वो एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। अब ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं अपन देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कहां आ रही हैं 3, और y एक्सिस पे आ रही हैं 7, यानी 3 और 7 का इसको कोऑर्डिनेट है ना। इस ग्राफ को अपन देख के ये बता सकते हैं ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई है,
यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो निकल के आया है, या सिर्फ मैं बॉयज लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिख देना। बॉयज का जो नंबर निकल के आया है वो आया है 3, और गर्ल्स का जो निकल के आया है वो निकल के आया है 7। अब अपन ये देखते हैं कि क्या ये अपने स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट की पहली शर्त थी कि दोनों का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, तो 3 + 7 10, यानी पहली शर्त सेटिस्फाई कर गए। और दूसरी शर्त क्या थी कि गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज रहे 3, गर्ल्स हैं 7, यानी कि बॉयज से 4 ज्यादा ही है 7, तो यानी कि इन्होंने दोनों शर्त को सेटिस्फाई किया। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर निकल के आया, बॉयज का नंबर 3 और गर्ल्स का नंबर 7, ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट, उसका सॉल्व, ये मेथड समझ में आ गई होगी। तो अब है अगले सवाल की बारी, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी, राइमिंग है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट आएगा अगला वो आपको करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर बन पड़ता है तो ठीक है, नहीं बन पड़ता है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, है ना। तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, उसमें हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशियो कंपेयर करना है, और हमें यह बताना है कि कौन सी इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी पैरेलल रहेगी, कौन सी कोइंसाइड रहेगी। तो बस यही देखना है। ये तो अपन अपने कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, यानी कि अगर A1 A2 के रेशियो, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो, बराबर होते हैं तो इंटरसेक्ट, बराबर नहीं होते हैं तो इंटरसेक्ट। याद आया? कुछ नहीं भी आया हो तो चलिए एक सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे इक्वेशन लिख ली है। अब जब इक्वेशन लिख ली है तो A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं और झट से अपन उनके रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन में से A1 A2 निकल के आएंगे। A1 की वैल्यू यहां पे क्या है, 5 है। B1 की वैल्यू क्या है, -4, और C1 की वैल्यू है 8। यदि आपको ये सब पल्ले नहीं पड़ा कि ये कैसे निकल आए, तो बहुत सिंपल है, आप इनके जनरल फॉर्म लिख लीजिए। A1x + B1y + C = 0, ये पहली इक्वेशन के लिए। और दूसरी इक्वेशन के लिए A2x + B2y + C2, यहां C1 था, = 0। अब आप इससे कंपेयर करें और A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यू निकाल लें। पहली से अगर अपन कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू यहां पे 5, B1 की वैल्यू यहां साइन के साथ, ध्यान रहे साइन भी आना चाहिए, -4, और C1 की वैल्यू 8। ठीक है, अब दूसरी से कंपेयर करें। A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 एंड C2 की वैल्यू -9। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अपन इनके रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं। तो A1/A2 अगर देखा जाए तो ये आएगा 5/7। दोनों प्राइम नंबर हैं, एक दूसरे के को प्राइम भी हैं, तो अपन इन दोनों को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये इनका लास्ट रेशियो है 5:7। ठीक, अब अपन इसका निकालते हैं, B1/B2 यानी कि -4/6। दोनों ही 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, -2/3। इनका रेशियो क्या है, -2:3। अब अपन इधर देखें तो ये C1/C2 का रेशियो यानी 8/9। ये दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम है, को प्राइम कहें या कहें ये एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, इसका मतलब लास्ट रेशियो क्या होगा, 8:9। तो अब आप देख सकते हैं कि A1/A2 का रेशियो बराबर नहीं आया है B1/B2 के रेशियो की। अपन तीसरे तक तो जाएंगे ही नहीं। जब पहला ही बराबर नहीं आया, यानी कि ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ, है ना। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ पे लाइन बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। हमें हमारा जवाब मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लगातार दूसरी बार राइमिंग करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि अगले सवाल की बारी आपकी जिम्मेदारी, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड वाला सॉल्व है वो आप करके देखेंगे कि उसकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है।
ठीक है, और आप उसका जवाब हमें कमेंट में जरूर करेंगे, समझ में आए तो भी, ना आए तो भी, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है। तो इसके लिए आपको इन रेशियोज को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है, ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन सॉल्यूशन के टाइप्स के ही नाम हैं। यानी कि अगर रेशियो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसको अपन यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है कंसिस्टेंट, है ना। जहां यूनिक सॉल्यूशन होगा उसे अपन कंसिस्टेंट कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर नो सॉल्यूशन वाला रेशियो निकल के आता है तो इसको अपन कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। और तीसरी चीज होती है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला आता है तो इसको अपन डिपेंडेंट कह सकते हैं, और इसको भी अपन कहीं कहीं कंसिस्टेंट वर्ड इसके लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। वैसे डिपेंडेंट ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरे के अंतर्गत भी जितने सवाल आते हैं उनके रेशियो निकाल के आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये बता सकते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने होमवर्क दे दिया है वो काफी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा ही पसंद आ गई है तो शेयर भी कर दीजिए, और जब लाइक और शेयर कर ही दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।